अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है फ़िकार इश्क़म बाय ज़ोया लियाकत। एपिसोड 2। नज़र नहीं आता आपको? अगर ब्रेक्स नहीं लगाए होते तो मर जाती, उसके मुकाबिल आते हुए गुस्से से बोला, जबकि वो आधा मुंह खोले इसे किन अक्कियों से तकने में मसरूफ थी। सुनाई नहीं देता आपको? इसका गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। आप इसे बोलने के लिए लफ्ज़ ही कम पड़ रहे थे। वो हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बातों से उसे देख रही थी। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। एक मिनट, मुझे मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा? वह जल्दी से अपनी फ्लाइट की टिकट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा चुकी थी, जबकि वो गुस्से से आतिश फिशा की तरह आग बरसाने को तैयार था। इसकी बेवकूफ़ हरकत पर हैरान हुआ था। आप मेरे फेवरेट पर्सन हैं, इस पूरी दुनिया में नंबर 1। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी और आज आप मुझे मिल गए। प्लीज़ मुझे ऑटोग्राफ दे दें। वो बचपने से कहती हुई इसे कोई दिमागी मरीज़ा लगी थी। तो क्या इसके लिए बीच सड़क में कूद जाऊंगी? वह हैरानी से उसे देख रहा था, जो मुसलसल बगैर पल के झपकाए उसे देख तक रही थी। हाँ, अगर मुझे पता होता ये आपकी ही कसर होगी तो मैं आपकी कार से टकरा जाती। वो खुशी से चहक पड़ी थी, जबकि वो ठंडी आँख भरते हुए गुस्सा जब्त कर गया था। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे, मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी। वह हैरान था। वो गुस्से से उसे सुना चुका था और वो बेवकूफ़ इतनी मोहब्बत से पेश आ रही थी। बाय द वे, आई एम तबस्सुम, यू कैन कॉल मी ज़ारा। उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो मुस्कुराई, जबकि उसका नाम सुनकर उसके दिल की धड़कन बढ़ी थी। उसके हाथ की तरफ देखते हुए उसकी नज़र उसकी ब्रेसलेट पर थी, जिस पर MZ के लेटर्स लिखे थे। वो लंबी सांस खारिज करते हुए कार के हुड से आश्रय लगा था। उसका दिल नहीं मान रहा था, वो इसे मिल गई थी। हमारा पांडा क्या कर रहा है? नजम की आवाज़ पर नैशाल ने मुंह गोलगप्पा बनाया। देखो, लड़ाई लड़ाई माफ़ करते हैं और मुझे आपसे बहुत डर लगता है। अगर आप दोबारा कभी जानबूझकर मुझ पर गिर गई, मेरा तो खुदा ही हाफिज हो जाएगा। इसीलिए सुलह कर लेते हैं। नजम ने इसे बराबर ताना मारा था, जो अपने और अलीज़े के लिए गजरे बना रही थी। मुंह फुलाते हुए बारीक तार उसके हाथ में चुभ हो चुकी थी। वो चीखते हुए हाथ पीछे खींच चुका था। अपनी हद में रहो, वरना तुम्हारी एक एक पसली तोड़ दूंगी। और खबरदार, जो मुझे पांडा कहा तो। वो तेवरी चढ़ाकर बोली। अच्छा, दोस्ती नहीं हो सकती? वो उंगली मुंह में डालते हुए दर्द सहकर बोला। नहीं, कभी नहीं। नैशाल ने जबान निकालते हुए मुंह चिढ़ाया। अब भी नहीं? वो साइज लार्ज साइज बड़ा पिज्ज़ा उसके सामने रखते हुए बोला, जिस पर नैशाल के पेट में चूहों ने ऐलान जंग किया। हाँ, अब सो सकती हूँ। वो पिज़्ज़ा उठाते हुए मुस्कुरा कर बोली। नजम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लेकर जोर से दबा गई थी। ये लड़की मेरा खीमा कर देगी एक दिन, दिल में कहता हुआ सुर्ख होते हाथ को पॉकेट में डालता हुआ वो वहां से हवा हुआ था। कहाँ थी आप? धीरे से कहते हुए उसे मोहब्बत की नज़र से देख रहा था। पहचान लिया? वो मुस्कुराई थी इसके मोहब्बत भरे लहजे पर। 14 साल हो गए, जानती हूँ। मैं याद भी हूँ, वो संजीदगी से बोला था। बिल्कुल साथ खेला करते थे, एक साथ रहते थे हमेशा। रिमेंबर? इसकी मुस्कान और गहरी हुई थी। वो संजीदगी से चलते हुए इसके रूबरू आया था। क्या हुआ, अब भी कोई शक है? कुछ भी पूछ सकते हो मरजान, मैं तुम्हारी ज़ारा ही हूँ। वो सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराई थी। वो आंखें सुकून से बंद करते हुए इसे सीने से लगा चुका था। सिली बॉय, वो हंसती हुई इसे गले लगा चुकी थी। मैं जानता था आप मिल जाएंगी मुझे एक दिन। अब एयरपोर्ट छोड़ दोगे? वो तंजिया पीछे हुई। नेवर, वो लब भींचते हुए धीमे से बोला। मेरी फ्लाइट है। मेरी भी थी, वह संजीदगी से बोला। थी? वह हैरान हुई। कैंसिल हो गई, घर फंक्शन है। चल रही हो? वह इसे देखते हुए पूछ गया। किस हक से? वो इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली। इसके सवाल पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। हाँ, बताओ बताओ भी, किस हक से? और मुझे ही क्यों ढूंढ रहे थे? वो आईब्रो उचकाते हुए शरारत से पूछ रही थी। क्या हर बात बतानी ज़रूरी है? वो मुस्कुराया था। हाँ, जब तक बता नहीं देते मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं रही, और यहाँ कीमा लगाकर बैठ जाऊंगी। कैमा होगा ये। कैमा लगाकर बैठ जाऊंगी। अगर रात हो गई तो वो गाड़ी के हुड पर बैठ गई थी होड पर बैठ गई थी, जिस पर वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराया। वो धीरे से उसे मुखातिब कर गई थी, जिस पर वो संजीदगी से उसे देख गया था। तुम जानते हो मुझे कितना कुछ सहना पड़ा। जब किडनैपर्स मुझे लेकर गए तो मुझे बुरी तरह टॉर्चर किया गया, मुझे मारा गया, मुझे भूखा रखा गया। 14 साल तक मुझे मुसलसल टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर
शहवार को जब पता चला कि मामू जान ने अपनी प्रॉपर्टी के 40% शेयर मेरे नाम किए हैं तो इसने मुझे जिंदा रखने का फैसला किया। मरजान संजीदगी से उसकी बातें सुन रहा था। मुझे उसने पढ़ाया लिखाया, लेकिन पाकिस्तान से दूर, ताकि वो मामू जान को प्रॉपर्टी हथिया सके। मैंने बहुत कोशिश की तुम तक पहुंचने की, लेकिन मैं मजबूर थी। वो रो पड़ी थी। इसकी बेटी ने मुझे हर हिसाब से नीचा दिखाया। मुझे यतीम होने के ताने दिए गए, मुझे बहुत अजियत दी गई, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए जिंदा थी। जब शहवार घर आया तो वो बहुत खुश था। वो कह रहा था वो तुम्हारा घर जला कर आया है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मरजान में मर जाने के करीब थी, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला तुम और साले बिल्कुल सही सलामत हो। मनव्वर अंकल तुम्हें अपने घर ले आए हैं। मेरे दिल को करार आया था। तुम जानती हो, जब डैड किडनैपर के पास कैश लेकर गए तो उन्होंने कहा तुम गलती से खाई में गिर गई हो। बहुत ढूंढा, सबने उम्मीद खो दी थी, लेकिन मैं जानता था तुम हो। मैं महसूस करता था तुम वाकई हो। वो मुस्कुराते हुए से गले लगा चुकी थी। मैंने बहुत ढूंढा और अब जाकर मुझे मिली हो। इसके माथे पर लब रखते हुए वो मोहब्बत से बोल रहा था, जबकि वो दिल में नए जज्बात उभरते हुए महसूस कर रही थी। तुम्हारी आंखें मरजान, आई जस्ट लव इट। वो इसकी आंखों पर होठ रखते हुए मुस्कुराई। तुम क्यों सुकून से बैठी हो? उठो और अपनी माँ के साथ सफाई में मदद करो। मारिया ने ताबिर को ताना दिया, जो थक हार कर अभी बैठी ही थी। ताबिर का सांस फूल रहा था। अभी तो वो किचन से काम से फारिग हुई थी। वो लब भींचती हुई उठी। एक काम करो, मेरे लिए चाय बना दो। तुम बना लोगी ना? जूनी ने सोफे पर बैठते हुए रौब से कहा। जी। वो बोझल कदमों के साथ दोबारा किचन में गई थी। ये चीनी कहाँ होगी अब? वो ऊपर की शेल्फ देखते हुए बोली। उफ, यहाँ तक हाथ ही नहीं जाएगा, क्या करूँ? एड़ियाँ उठाते हुए बमुश्किल अपनी उंगलियां शेल्फ से लगी थी। इसे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। वो घबराते हुए पीछे मुड़ी थी। ओह रिलैक्स डॉल, मैं सिर्फ डब्बा उठाने में मदद करना चाहता था। शान ने शेल्फ से डब्बा निकालकर ताबिर की तरफ बढ़ाया। ताबिर ने घबराते हुए उसे देखा, जो इसे सर से पांव तक घूर रहा था। जल्दी से डब्बा लेकर वो पीछे हटी थी। वो उंगली से पेशानी मसलता हुआ उसे घूरते हुए किचन से बाहर निकल गया था। चाय बनाकर वो जूनी को दे चुकी थी। फजूल, और कितनी गर्म है ये। एक घूंट भरते हुए वो गर्म चाय का कप उसके पैरों में गिरा चुकी थी। गर्म चाय ताबिर के पैर जला चुकी थी। तुम्हें कोई काम आता भी है या फजूल की रोटियां तोड़ने आई हो? इसमें थोड़ी सी भी चीनी नहीं है, जोनी ने ड्रामा करते हुए इसे खरी खरी सुनाई। वह सर झुकाए खामोशी से सुन रही थी। माफ़ करना बेटा, मैं इसे समझा दूंगी। फरजाना ने आकर उसे बचाया। वो रोते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी थी। अब इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। जोनी ने लापरवाही से कंधे उचकाए। फरजाना ने नीचे गिरे चाय और टूटे कप के टुकड़े सिमटे थे। मारिया और जोनी हंसते हुए वहां से जा चुकी थी। आह, इसकी कोहनी दीवार से रगड़ रगड़ खा गई थी। जख्म अभी सूखा नहीं था, दोबारा खून बहने लगा था। वो दर्द से बाजू पकड़े हुए पैरों की तरफ देख चुकी थी, जिन पर छाले पड़ गए थे। किस गुनाह की सजा भुगत रहे हम, अल्लाह पाक? वो सिसकते हुए घुटनों में सर दे गई थी। गार्ड ने इसकी वाइट मर्सिडीज देखकर फौरन गेट खोला था। कार पार्क करते हुए वो गार्ड के गेट खोलने परेशान से नीचे उतरा। जोनी खिड़की से इसे मगरूर हसीन शहजादी को देखते हुए मुस्कुराई। वो मुस्कुराते हुए फ्रंट सीट से उसे हाथ देते हुए कार से बाहर लाया था। वो मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम चुकी थी। जोनी पहले तो हैरान हुई थी, फिर गुस्से से कमरे से निकलते हुए लाउंज तक आई थी। घर के सभी अफराद इसके आने की खबर से वाकिफ थे, सिवाय ताबिर के। इसके मुताबिक वो इस्लामाबाद जा चुका था। हमारी गेस्ट है, शादी तक यहीं रहेंगी। गेस्ट रूम इसकी तरफ है। वो इसका बैग लेते हुए इसकी कलाई थाम कर एक तरफ मुड़ा था। जोनी ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा, जबकि बाकी सब मामूली बात समझकर काम में जुट गए थे, क्योंकि इसे बिजनेस पार्टनर वगैरह अक्सर आते रहते थे। फरजाना ताबिर को देखने के लिए गई थी। वो नीचे बैठी घुटनों में सर दिए सो गई थी। कितनी मुश्किल ज़िंदगी है तुम्हारी मेरी बच्ची, ना जाने कब ये इज्जतें कम होगी। उसके सर पर हाथ फेरते हुए फरजाना उसके पैरों को देखा, जिन पर साफ छाली नुमाया थी। नहीं, आप प्लीज़ रहने दें, मैं कर लूँगी। इससे पहले वो खुद इन पर मरहम लगाती, ताबिर ने इसका हाथ पकड़ा था। बेटा, इन्फेक्शन हो जाएगा। नहीं, खैर है, अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। वो दोबारा घुटनों में सर दिए खामोश हो गई थी। फरजाना इसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए उठकर चली गई थी। मरजान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो सोफे पे बैठते हुए उसको देखकर बोली। कुछ नहीं होगा, रेस्ट करो, रात को इंगेजमेंट सेरेमनी है। तुम्हारी वो शरारत से कहती हुई उसे भड़का चुकी थी। तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो। वो एक आईब्रो उठाते हुए उसे घूर गया था। ठीक है, मत करना। वो हंसते हुए मुंह पर हाथ दे गई थी। वो कुछ सोचते हुए बाहर चला गया। उसका रुख मनव्वर साहब के कमरे की तरफ था। करना क्या चाहते हो तुम इस लड़की को घर में लाकर? जोनी ने इसका हाथ पकड़ते हुए गुस्से से इसका कोट पकड़ा था। अपनी हद में रहकर बात करें।
वो इसका हाथ कोट से निकालते हुए से 2 कदम पीछे हटा था। हद तुम क्रॉस कर रहे हो। कौन है वो लड़की? कहाँ से उठा कर लाए हो? तुम्हें पता भी है आज तुम्हारी मेरे साथ एंगेजमेंट? जस्ट शटा। एक लफ्ज़ और नहीं। किससे कह दिया तुमसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा? दिमाग ठिकाने में है तुम्हारा? वो कड़कदार लहजे में कहता हुआ जूनी को कांपने पर मजबूर कर गया था। नॉनसेंस। वो गुस्से से आतिश फिशा बना मुनव्वर साहब के कमरे में जा चुका था। अरे बेटा आओ ना, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कशमाला बता रही थी तुम्हारे साथ कोई मेहमान है। कौन है वो बेटा? मुनव्वर साहब ने लहजे में शेरनी घोल कर उसे कोई पेश की थी। बिजनेस पार्टनर है। वो संजीदगी से झूठ बोल चुका था। बेटा एंगेजमेंट के लिए तो तैयार हो ना। कशमाला बेगम ने मुस्कुराते हुए इसके जख्मों पर नमक पाशी की। मरजान ने सपाट नज़रों से अपनी सौतेली माँ को देखा था जो अजाब की जलती फिरती मूरत थी। सोच लो बेटा, अब आखिर मेच्योर हो रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता सारे बिजनेस की जिम्मेदारियां भी तो तुमने देखनी है। वो कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? कहने को तो काशमाला बेगम ने धीरे से इसके कान के करीब कहा, मगर मुनव्वर साहब ने बराबर सुना था। काशमाला की बात पर मुनव्वर साहब ने इन्हें नज़रों से सराहा था। आप सोचती हैं प्रॉपर्टी का सुनकर मैं ये मंगनी कर लूँगा? ये मजाकिया खेज है। वो पॉकेट में हाथ डालते हुए दिगेरे से कहकर मुस्कुराया। मेरे ख्याल से हाँ। प्रॉपर्टी का पता नहीं, मगर मैं अपने डैड से जुड़ी बातें ज़रूर जानना चाहोगे नहीं? वो और प्रॉपर्टी का क्या है? आखिर ये सब तुम्हारा ही तो है। लेकिन फ़िलहाल तो मुनव्वर के पास है। कशमाला बेगम ने चालाकी से कहा, ठीक है कर लेते हैं, लेकिन आपकी माइंड गेम ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगी डियरेस्ट मॉम। वो संजीदगी से कहता हुआ कमरे से बाहर आया था। मुनव्वर वो प्रॉपर्टी के लिए नहीं, लेकिन इन बातों के लिए ज़रूर ऐसा करेगा। फिक्र मत करो। काशमाला बेगम मुस्कुराई थी अपनी कामयाबी पर और मुनव्वर साहब गहरी सोच में डूब गए थे। बेटी की जिद की वजह से इन्हें क्या कुछ करना पड़ रहा था। एंगेजमेंट की तैयारियां जोर जोर शोर पर थी। पूरे घर को बेहतरीन अंदाज में सजाया गया था। पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ था और पिंक फूलों की डेकोरेशन ने इस महल नुमा हवेली को 4 चांद लगा दिए थे। हवेली को फुल सिक्योरिटी दी गई थी। घर में मेहमान आना शुरू हो चुके थे। वो गहरी सोच में डूबा हुआ न जाने कब से शावर के नीचे आंखें बंद किए खड़ा था। आखिर क्या जानती है वो डैड के बारे में, जो बिजनेस रिलेटेड भी है? मुझे पता लगाना होगा। वो हवा में तीर कभी नहीं चलाएगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ ज़रूर कुछ है जो वो छुपा रही है। वो माथे पर आते गीले बाल हाथ से पीछे हटाते हुए खुद से हम कलाम हुआ था। मुझे इस ड्रामे को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और अगर वो झूठ बोल रही है इन्हें इसका हिसाब अलग से देना होगा। वो शावर बंद करते हुए संजीदगी से बोला था, बेटा ये कपड़े पहन लो और नीचे चलो, मेहमान आ रहे हैं। और जी मुझे 5 मिनट दे, मैं आती हूँ। ताबीर बच्चे। वो फरजाना की तरफ देख गई थी। बेटा आज बड़े साहब की भी इंगेजमेंट है। ताबीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे गहरी खाई में धकेला हो। वो बेचैन हुई थी जिसे कोई अपना बिछड़ने को था। फरजाना कहते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। लेकिन हम बेचैन क्यों हो रहे हैं? इनकी मर्जी, वो जो भी करे वो हमसे क्यों पूछेंगे? वो खुद को समझाते हुए चेंज करने के लिए चली गई थी। जूनी ने बेबी पिंक मैक्सी फ्रॉक में बालों को खूबसूरत जोड़ा बनाए बहुत प्यारी लग रही थी। हाय, आज भाई फ्लैट होने वाले हैं, मारिया ने शरारत से कहा, जबकि जोनी के जहन में उसकी कई बातें घूम रही थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। हर सूरत हर हालत में तुम्हें ये मंगनी करनी होगी मरजान। फितूर हो तुम मेरा। वो सोचते हुए शान से खुद को मिरर में देख रही थी। तुमसे एक सवाल है, आखिर इस मैट की बेटी के साथ इतना खराब बर्ताव करने की वजह क्या है? मारिया के सवाल पर जोनी का खिलता चेहरा मुरझाया था। वो 3rd क्लासमेट को मरजान के कहने पर घर लाया गया है, और वजह सिर्फ इतनी है कि वो बेचारी अपने सो कॉल्ड झोपड़े में अकेली होती थी। डैड बता रहे थे, और इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम इससे जेलस हो? मारिया ने जलते पर तेल का डाला था। नहीं, हरगिज नहीं, लेकिन मुझे ये भी मंजूर नहीं कि जो चीज़ मेरी है उसकी तरफ कोई आंख उठा के देखे भी। मारिया ने तन से ताली बजाकर इसे खुद गर्जी पर दाद दी थी। अरे ख्याल से अभी गिर जाती। अलीज़े ने निशाल के पैर के नीचे से फ्रॉक उठाया। अरे अरे मेरी जान, मेरी प्यारी बहना, तुम अभी अपना ख्याल करो। आज तुम्हारी मंगनी है, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। निशाल ने उसको गले लगाते हुए प्यार से कहा, जिस पर अलीज़े मुस्कुराई। वो वाइट मैक्सी फ्रॉक में बालों को स्ट्रेट किए हुए लेफ्ट साइड पर फैंसी पिन लगाए हुए थी, जबकि निशाल ने ग्रीन हैवी फ्रॉक में बालों का फ्रंच डिज़ाइन बनाए हुई थी। निशाल तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। मारिया की आवाज़ पर वो उठकर बाहर चली गई थी, जबकि उसके जाते ही दायम कमरे में दाखिल होते हुए दरवाज़ा बंद कर चुका था। अलीज़े के तोते उड़े थे। आप?
वो हक्की बक्की उसे घूर रही थी। वो वाइट कुर्ता पहने, बालों को सेट किए, मुंह पर शदीद मासूमियत का नकाब लगाए काफ़ी हैंडसम लग रहा था। देखो, आप फ़ौरन इधर से जाओ, अगर किसी ने देख लिया। वो इसे हसरत से देख रहा था। जस्ट अमेजिंग। वो इसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराया था, जबकि अलीज़े के गालों पर सुर्ख लाली सी उभरी थी। वो फ़ौरन नज़रें झुका चुकी थी। मैं सिर्फ आपको देखना चाहता था, देख लिया। और ये जो आप बार बार मुझे चलने जाने को कहती है, इसका हिसाब ठीक इसी हफ्ते में आपसे गिन चुन कर लूँगा। तब ना आप मुझे भगा पाएगी और ना आपको भागने दूंगा। वो नफ्स फासले पर रुका था। अलीज़े ने शर्मिंदगी से उसकी जानिब देखा था। वो वाकई बहुत हैंडसम लग रहा था कुर्ते में। मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन आपकी बात मान कर नहीं। मुझे एहसास है कि अगर यहाँ मैं किसी ने साथ देख लिया तो क्या होगा। वो मुस्कुराते हुए से आखिरी नज़र देखकर कमरे से चला गया था, जबकि अलीज़े अपनी तेज़ होती धड़कन को एतदाल में लाने के लिए लंबी सांसें ले गई थी। स्लीवलेस रेड मैक्सी फ्रॉक में बालों को कर्ल किए डार्क मेकअप में वो खुद ब्राइट लग रही थी। डार्क रेड लिपस्टिक एक बार फिर होठों पर रगड़ती हुई वो मिरर से पीछे हुई थी जब रूम का दरवाज़ा खुला था। वो अपनी जगह पर जम गई थी इसे देखकर। ब्लैक थ्री पीस सूट में मबलूस वो पहले ही ख़यामत ढाने पर था। गोल्डन बालों को जेल से नफासत से सेट किया गया था, मगर हेज़ल ग्रे आंखों में आज कुछ उदासी थी। उसकी संजीदगी ने उसकी कशिश में इजाफा किया हुआ था। वो धीरे से चलती हुई इसके करीब आई थी। कैसे मारना चाहते हो मिर्जान काज़मी? वो मुस्कुराते हुए सिक्के कोट को खींच गई थी। इसकी इस हरकत ने सिर्फ इसके संजीदगी में इजाफा किया था। तुम तो राजी हो गई एंगेजमेंट के लिए, मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाने में नाकाम रही। वो इसकी आंखों में मुसलसल बढ़ती संजीदगी देख रही थी। ऐसा नहीं है। वो संजीदगी से इसका हाथ पकड़ते हुए गोया हुआ। तो फिर साबित करो तुम अब भी मुझे चाहते हो। वो इसके कंधे पर हाथ रखते हुए करीब हुई थी। ये क्या कर रही हो आप? वो इसके करीब आने पर सपाट लहजे में बोला था, कम ऑन, इतने मासूम मासूम क्यों बन रहे हो? पूरी दुनिया की लड़कियां तुम पर मरती होगी, कभी तुमने ये सब नहीं किया। इसका हाथ अपनी कमर पर रखते हुए वो शौकी से बोली, तो तुम ये सोचती हो? वो इसकी गहरी सी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में बोला, मैं ये सोच रही हूँ कि वो जुनैरा नामी लड़की आखिरकार तुम्हारे दिल में जगह बना ही गई, और अगर नहीं तो साबित करो कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे। इसकी फरमाइश पर इसके दोनों कंधों से नरमी से पकड़ते हुए करीब कर चुका था। वो आंखें बंद करती हुई उसके करीब तर हुई थी। वो इसे सख्ती से खुद से दूर कर चुका था, जिस पर इस लड़की के दिल पर चोट लगी थी। क्यों नहीं, प्यार नहीं करते मुझसे? वो आंखों से बहते आंसू को सख्ती से साफ कर गई थी। वो सपाट नज़रों से उसे देखते हुए कमरे से बाहर जा चुका था, जिस पर वो गुस्से से मोबाइल दीवार पर मार चुकी थी। कहाँ जा रहे हो? रुको तुम। एक गार्ड ने दो वेटर को रोका जो सर झुकाए मेंशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सर, हमें ऑर्डर दिया गया था खाना सर्व करने के लिए। इनमें से एक फौरन बोला, तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो तुम्हारे पास होगा, वो दिखाओ, इसके बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते। गार्ड ने सख्ती से कहा, वो हमारे मैनेजर के पास है, आप इनसे पूछ सकते हैं। वो चालाकी से बोला, ठीक है, तुम यहीं रुको। गार्ड जो तफ्तीश के लिए पीछे गया था वो फौरन मौका देखकर दोनों अंदर दाखिल हुए थे। अपना काम याद रखना और कोई भी गड़बड़ हो खुद को उड़ा देना, मगर एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालना चाहिए। दूसरा वेटर सरहा में हिलाते हुए लोगों में गायब हुआ था। ताबिर सुबह से काम में मसरूफ थी। अब भी वो मेहमानों को ड्रिंक सर्व करने के बाद थकी हारी कुर्सी पर बैठी थी। तुम थक गई हो लगता है, साले ने मुस्कुराकर इसे मुखातिब किया था, जिस पर वो घबरा कर उठी थी। अरे बैठो बैठो, घबराओ मत, मैं कोई नया काम नहीं दूंगी तुम्हें, साले ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर ताबिर ने सुख का सांस लिया था। तुम तो फरजाना बीग की बेटी हो, साली ने इसके पास बैठते हुए कहा। ताबिर ने घबराहट से महज हाँ में सर हिलाया था, मगर सामने से सीढ़ियां उतरते दुश्मनी जहां को देखकर इसकी धड़कन बढ़ी थी। साले ने मुस्कुराकर फकर से अपने भाई को देखा था, जो सबकी तवज्जो का मरकज बन चुका था। सभी मेहमान ने तालियां बजाते हुए इसे खुश आमदीद कहा था। ताबिर ने साले के धीरे से खनकाने पर इस पर जमी नजरें घुमाई थी। तो तुम्हें मेरे भैया कैसे लगे? ताबिर ने बिगैर पलके झपकाए साले को कुछ देर घूरा था। हाँ, वैसे ही पूछ रही हूँ, साले ने मुस्कुराकर कहा। वो मुझे पता नहीं, ताबिर ने उंगली को मरोड़ते हुए बौखला कर कहा। साले ने मुस्कुराते हुए उठकर चली गई थी आफरीन बेगम की तरफ, जो अभी भी नीचे आई थी। ताबिर ने खफा नज़रों से जालिम को देखा, जिसने एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा था। वो मेहमानों के साथ गुफ्तगू में मसरूफ था जब जूनी ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज़? वह सबको मुखातिब करते हुए मरजान के साथ स्टेज पर आई थी। वो संजीदगी से इसके साथ स्टेज पर आया था।
आप सब जानते हैं आज मर्जान और मेरी एंगेजमेंट है, क्यों ना इसी सेरेमनी को थोड़ा खास बनाया जाए। प्लीज़ म्यूज़िक। सबने तालियां बजाई थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो वाकई शादी करेगा? काशमाला बेगम ने मनव्वर साहब के सवाल पर इनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। आप नहीं जानते, इस वक्त इसके लिए इसकी फैमिली से जुड़ी यादों से बढ़कर कुछ नहीं है। बेचारा बच्चा है, टूटा हुआ है, अपने बाप से जुड़ी एक एक चीज़ ढूंढ रहा होगा। काशमाला बेगम ने उसकी जानिब देखकर तंज़ अंदाज में कहा, जो मजबूरन जोनी का हाथ पकड़े हुए था। वो बार बार इसके कंधे पर हाथ रख रही थी, जबकि वो बस उकताया हुआ मजबूरन ये सब कर रहा था। लेकिन वो जख्मी शेर है, किसी भी वक्त झपट सकता है। और जिस प्रॉपर्टी की तुम बात कर रही थी, इतनी आसानी से इसे वापस कर दोगी? मुनव्वर साहब ने दिलचस्पी से दरियाफ्त किया। पागल मत बनो मुनव्वर, अब तक हमने इसे प्रॉपर्टी के लिए जो कुछ किया है, इन हकाइक को झुटला कैसे सकते हैं? काशमाला बेगम ने कड़ी नज़रों से मुनव्वर साहब को देखा। हाँ हाँ, मास्टरमाइंड तो आप हैं, मानना पड़ेगा आपको। मुनव्वर साहब ने खुशामद की थी, जिस पर काशमाला बेगम मुस्कुराई थी। ज़ारा अभी हॉल में आई थी, जहाँ फंक्शन चल रहा था। कपल डांस के नाम पर ड्रामा चल रहा है, वो मुंह बसोरते हुए खुद से बोली थी। एक वेटर इससे टकराया था। अंधे हो, नजर नहीं आता? सारा ड्रेस खराब कर दिया, इडियट। वो मैक्सी पर जूस से लगा धब्बा देखते हुए फनकारी थी। वेटर उसके हाथ में एक चिट थमाता हुआ सॉरी मैम कहकर फौरन वहां से जा चुका था। आसपास देखते हुए उसने चिट को मुट्ठी में दबाया और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? जब तुमसे कहा गया था पाकिस्तान से फौरन चली जाओ, तो क्यों नहीं गई? और खुद दुश्मन के इलाके में घूम रही हो खुलेआम, बगैर ये सोचे कि तुम्हारी सच्चाई जानते ही वो तुम पर झपेट पड़ेगा। मेरी बात मानो, बेवकूफ़ मत बनो। अभी वक्त है, वहां से निकल जाओ, वरना बहुत पछताओगी। मेरी परेशानियां कम नहीं हैं, इनमें मज़ीद इजाफा मत करो। कभी नहीं प्यारे अंकल। वो चिट को फाड़ते हुए डस्टबिन में डालकर मुंह बनाते हुए मुस्कुराई थी। अपना काम किए बिगड़ तो हरगिज नहीं जाऊंगी। मुस्कुराते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई थी। अरे यार, इस जूती को अभी टूटना था। साली ने गुस्से से शूज़ पैर से निकालकर जिसकी जिप टूट गई थी। उफ, इन कामों की वजह से मेरा प्यारा जूता ही टूट गया। अब क्या करूंगी? नंगे पाँव तो घूम नहीं सकती। आंखें घुमाकर गफी से कहती हुई वो शूज़ हाथ में पकड़ चुकी थी। क्या करूं? आसपास देखते हुए इसकी नज़र नदीम पर पड़ी थी। अरे सड़ू, आप मेरे काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? वो शरारत से कहती हुई जूता हाथ में पकड़े उसकी जानिब बढ़ी थी, जो गार्ड को कुछ समझा रहा था। गार्ड्स उसके पीछे रुकी साले को देखकर फौरन वहां से जा चुके थे। वो संजीदगी से पीछे मुड़ा था। मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए आपकी, करेंगे? वो शूज़ पीछे छुपाते हुए मासूमियत से बोली, जिस पर नदीम ने मजबूरी में हाँ में सर हिलाया था। मेरा शूज़ टूट गया है और मुझे मैचिंग शूज़ ही चाहिए। आप मेरे साथ मॉल चलेंगे? वो शूज़ इसको दिखाते हुए मुस्कुराई थी, जिस पर इसने सर्द नज़रों से शूज़ को देखा, जो ज़रा सा टूट गया था। लेकिन ये बन सकता है, वो नरमी से बोला था। मगर कैसे? साले ने आईब्रो उचकाते हुए सवालिया नज़रों से उसे घूरा था। वो लंबी सांस खींचते हुए इसे शूज़ लेकर इसे साइड पर लाया था। इसे चेयर पर बिठाते हुए वो नीचे बैठा था। अरे नहीं, ऐसा मत करें। वो फौरन खड़ी हुई थी। प्लीज़ मुझे करने दे। साले ने मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखा, जो नज़रें झुकाए इसके पैर में शूज़ डालते हुए जिप बनाने की कोशिश कर रहा था। इतनी भी सड़े नहीं हो, वो धीरे से बोली, जो उसने बखूबी सुना था। हो गया मैम। वो नज़रें झुका ही बोला था और फौरन उठकर जाने की तैयारी में था। इतने संजीदा क्यों रहते हो? और मुझे मैम मत कहा करो, मैं छोटी हूँ तुमसे। वो तीखी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, जिस पर वो नज़रें उठाते हुए गहरी नीली आंखों से उसे देखकर बगैर जवाब दिए वहां से चला गया था। कुछ तो है तुम में भी। साले मुस्कुराते हुए शूज़ को देख गई थी, जो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो चुका था। अलीज़ा और दायम इस वक्त स्टेज पर थे। निशाला और मारिया फूलों से सजी थालियां लिए हुए थे, जिनमें रिंग्स रखी हुई थी। दायम ने मुस्कुराते हुए रिंग निकालकर अलीज़ा की तरफ बढ़ाया था। वो शर्माती हुई इसके हाथ में रख चुकी थी और वो मोहब्बत से उसकी उंगली में अंगूठी पहना चुका था। हाय, मैं तो आंखें ही भर आ गई। नजम ने निशाल के पीछे से घंघना कर कहा, जिस पर वो उसकी उंगली पकड़ते हुए जोर से मरोड़ गई थी। वो मुंह मरोड़ता हुआ बस हंस दिया था। अलीज़ा ने रिंग निकालकर दायम का हाथ थामा था, जिस पर वो नज़रों में ढेरों मोहब्बत समोए उसे देख गया था। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए उसे रिंग पहनाई थी। लाउंज तालियों से गूंज उठा था। निशाल ने अलीज़ा को गले लगाते हुए मुबारकबाद दी थी। दूसरी तरफ हिरब ने और आगा साहब ने सबसे पहले दायम को गले लगाया, मुबारकबाद दी थी। ताबिर स्टेज से दूर खड़ी खामोशी से सब देख रही थी। जब फरजाना ने इसके कंधे पर हाथ रखा था, वो जल्दी से
पीछे मुड़ी थी, मगर फरजाना को देखकर वो अफसरदा हुई थी। क्या वो किसी और का इंतजार कर रही थी? ये तो इसका दिल जानता था। काशमाला बेगम जोनी को लिए स्टेज पर गई थी, जबकि आफरीन बेगम, जो जोनी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, काशमाला बेगम को देखकर अपनी जगह पर थम सी गई थी। मनव्वर साहब मरजान को लेकर स्टेज पर आए थे। साले और मारिया ने रिंग्स उठा रखी थी। जोनी की नजरें सिर्फ मरजान पर थी, जबकि कोने में खड़ी जारा सीने पर हाथ बांधे सारे मंजर देख रही थी। जोनी ने मारिया से रिंग लेकर मरजान की तरफ बढ़ाई। वह संजीदगी से हाथ आगे बढ़ा चुका था। मेरे हो तुम मेरे हो, जोनी ने नज़रों से कहा था, जो वो समझ गया था। इसका हाथ थामते हुए जोनी ने उसे रिंग पहनाई थी और उसके हाथ की पिछली जानिब 2 बराबर तिल पर होठ रख कर मोहब्बत से उसे देखा था। वह हाथ पीछे लेते हुए सपाट नज़रों से उसे देख गया था। ओए होए, मारिया ने ताली बजाते हुए जोनी की हिम्मत की दाद दी थी। जिस पर सबने तालियां बजाई थी, ताबीर का चेहरा मुरझा गया था। वो उठकर जाना चाहती थी। ये हमें क्या हो रहा है? क्यों बुरा लग रहा है हमें? क्यों हक जताना चाह रहे हैं हम? वो हमसे नफरत करते हैं। ये क्या हो रहा है हमें? इतने जज्बात किस लिए? फरजाना ने उसके मुरझाए चेहरे को देखा और फिर स्टेज की तरफ, जहां मरजान जोनी को रिंग पहना रहा था। ताबीर उठकर मुंह पर हाथ रख देती एक जानिब भागी थी। फरजाना भी उसके पीछे गई थी। वो किचन में आकर दिल खोल कर रोई थी। क्या हो रहा है आखिर? ये क्या है? क्यों बुरा लग रहा है हमें? मुसलसल 3 साल हम पर बेइंतहा जुल्म करने वाले उस शख्स के लिए हमारे दिल में उठते जज्बात क्यों? वो चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए रोई थी। फरजाना ने आकर से गले लगाया था। हमें क्या हो रहा है बीजान? आप बताइए, ये क्यों हो रहा है? हम खुद को नहीं संभाल सकते, हम इन्हें नहीं खोना चाहते। वो रोते हुए रुकी थी, इसे सामने खड़े देखकर। फरजाना ने घबराते हुए से देखा। वो पॉकेट्स में हाथ डाले ना जाने कब से वहां मौजूद था। वो जल्दी से आंसू छुपाते हुए फर्श से उठी थी, मगर उसकी भीगी पलकें इसके रोने का सबूत थी। वो संजीदगी से चलता हुआ इसके बराबर आया था। फरजाना बेहद घबराई हुई थी। क्या वो सब सुन चुका था? ताबीर का हाथ सख्ती से पकड़ते हुए वो उसे लेकर एक जानिब चल पड़ा, बगैर ये सोचे कि कोई उन्हें देखकर क्या सोचता। वो इसके साथ बस खींची चली जा रही थी। फरजाना ने दिल में सब ठीक होने की दुआ की थी। वो भला क्या कर सकती थी? इसे कमरे में लाकर बेड पर धक्का देता हुआ वो दरवाज़ा बंद कर चुका था। वो घबराई हुई जल्दी से गिरा दुपट्टा उठाकर पहन चुकी थी। इसके हाथ खौफ से कांप रहे थे। वो बेहद गुस्से में था। मगर क्यों? मना किया था तुम्हें ड्रामा करने से? इसे कंधों से झंझोड़ कर वो कड़कदार लहजे में बोला। वो एक तरफ उसके गुस्से से घबरा कर आंखें बंद कर गई थी, तो दूसरी तरफ इसके लम्स को कंधे पर महसूस करती हुई कांप गई थी। हम आइंदा नहीं रोएंगे। वो बंद आंखों से बहते आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो गुस्सा भापते हुए पीछे हटा था। आउट! 2 कदम पीछे होकर वो सर्द लहजे में कहता इसके दिल पर वार कर गया था। वो जल्दी से उठते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। वेट! वो घबराते हुए रुकी थी। ताबीर का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अभी हलक से बाहर आ जाएगा। इसका दिल फूट फूट कर रोने को कर रहा था। अब तक वो मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त करती आई थी, मगर जज्बातों से दिल पर लगी ठेस का क्या करती? तुम रो रही थी, राइट? मगर क्यों? आज तो तुम्हें किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वो सर्द नजरों से उसे देखते हुए बोला, जिस पर ताबीर का दिल किया और तेजी से धड़क उठा। और इसके सामने झूठ नहीं बोल सकती थी। वो हमारे सर में दर्द था। नजरें झुकाते हुए वो साफ झूठ बोल गई थी, जिस पर वो चलता हुआ इसके सामने रुका। वो लब भींचती हुई घबराहट से हाथ की उंगलियां उलझाए उन्हें मरोड़ने लगी थी। झूठ! वो इसका चेहरा थोड़ी से पकड़ते हुए ऊपर उठाते हुए सीधा इसकी ब्राउन आंखों में देख गया था, जिनमें आज सिर्फ दुख, परेशानी और मलाल था। वो इसके करीब होने पर झटका खाते हुए पीछे हुई थी। इसका बाजू नोकीले डेकोरेशन पीस के साथ लगा था। वो दर्द से आंखें भींचती हुई सिसकी थी। Why are you so scared to come near me? वो धीरे से उसके कान के करीब सरगोशी कर चुका था, जिससे ताबीर की रीढ़ की हड्डी में करंट सा दौड़ा था। एकदम धमाका हुआ और वो लाइट जा चुकी थी। ताबीर ने घबराते हुए इसका कोट पकड़ा था, जिस पर वो संजीदगी से उसे भीगी बिल्ली बना देख गया था। मरजान, मैं क्या कह रही थी कि जोनी के हाथ से कॉफी का कप जमीन पर गिरा था, इन दोनों को इतना करीब देखकर, जबकि लाइट के आते ही वो फौरन इसका कोट छोड़ते हुए पीछे हट गई थी। हाउ डे यू! जोनी ने गला फाड़ते हुए ताबीर को देखकर कहा था। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। वो अपनी बकवास बंद रखो। जोनी ने उसे बाजू से पकड़ते हुए मरजान से दूर किया, जबकि वो मुस्कुराते हुए पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए ड्रामे को एंजॉय कर रहा था। तुम जैसी मॉडल क्लास लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। अमीर ज़्यादा फांसने के लिए पता नहीं क्या कुछ करती हो तुम।
इसकी सफाइयाँ झुटलाती हुई वो उस गुस्से से बोलती जा रही थी, जबकि मरजान ताबिर को देखते हुए धीरे से मुस्कुराया था। क्या वो इसे जलील होता देखना चाहता था? हमने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रही हैं। चटाक जूनी का ताबिर को थप्पड़ मारना मरजान को संजीदा कर गया था। वो गाल पर हाथ रखते हुए आंखों में ढेरों दर्द समोए इसे देख गई थी, जो संजीदगी से इसकी आंखों को देख रहा था। तुम जैसी लड़कियां पता है क्या होती है? बाजारू औरतें। तुम इनमें से हो, अच्छे से जानती हो मरजान, और मेरी एंगेजमेंट हुई है। फिर भी तुम जैसी थर्ड क्लास लड़कियों की औकात ही क्या है? तुम सोचती हो वो तुम जैसी लड़कियों को लिफ्ट देगा? अपनी औकात देखी है तुमने? नौकरानी की बेटी हो तुम। वो नजरें झुकाते हुए लब भींच गई थी। तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारी परवरिश का है। तुम्हें बचपन में ही तुम्हारी माँ शहजादी की कहानियां सुनाती होगी, जिससे तुम बिगड़ गई हो। अफसोस है तुम्हारी माँ। मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज मत कहना। वो जो कब से खामोशी खड़ी थी, एकदम चिकी थी। मरजान ने सपाट नजरों से उसे देखा, मगर कुछ बोला नहीं था। तो क्या कर लोगी? हाँ, सो कोल्ड नौकरानी। जूनी ने उसे कंधे से पकड़ते हुए तंज़े अंदाज में कहा था। रहने दो। जूनी की कलाई पकड़ते हुए वो इसे ताबीर से दूर कर चुका था। नहीं मरजान, इसकी हिम्मत तो देखो। तुम्हें 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे इसके मुंह पर। जस्ट लुक एट हर। इसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई ये तुम्हारे रूम में आए? जूनी ने मरजान का हाथ थामते हुए ताबीर को देखा, जिस पर वो नफरत से सर को खम देती हुई अफसरदा नजरों से मरजान को देखकर कमरे से निकल गई थी। मरजान ने इसके जाते ही जूनी का हाथ छोड़ा था। इग्नोर करो, मैं कल डैड से कहकर इसे घर से निकलवा दूंगी। इसके कंधे पर सर रखते हुए मुस्कुराई, जबकि वो संजीदगी से बंद दरवाजे की तरफ देख चुका था। आज तक वो सिर्फ इसे फ्रैंकली और मेंटली टॉर्चर करता आया था, मगर आज बात इसकी परवरिश तक आ गई थी, जिसे शायद वो हरगिज सहन नहीं कर पाई थी। मैं सर्वेंट से कहकर ये साफ करवा दूंगी, डोंट वरी। आई थिंक यू शुड लीव। इसे कलाई से पकड़ते हुए वो कमरे से निकाल चुका था। क्या? ये तो बुरी बात है, ऐसे तो मत करो। वो दरवाज़ा बजाते हुए तनक कर बोली थी। बेटा क्या हुआ है? फरजाना, जो सोने की कोशिश कर रही थी, फौरन बिस्तर से उठी थी। उसकी हालत देखकर वो दरवाज़ा बंद करते हुए दीवार के सहारे ढह गई थी और मुंह पर हाथ रखते हुए करब की आखिरी हद पर बिलक बिलक कर रो रही थी। बच्चे क्या हुआ है? फरजाना ने इसका आंसू से भीगा चेहरा साफ किया, मगर मुसलसल आंसू इसके गाल को भिगो चुके थे। फरजाना जल्दी से उठी और पानी का ग्लास उसके खुश घोंटों तक ले गई थी, जिस पर वो सर से झटकते हुए पीने से इनकार कर चुकी थी। मेरी बच्ची, मुझे बताओ तो क्या हुआ है आखिर? फरजाना ने ग्लास रखते हुए शपथ से इसे गले लगाया था, जिस पर वो बुरी तरह टूटी थी। उसकी माँ इसे ऐसे ही चुप कराती थी जब वो रोया करती थी। हम मर जाना चाहते हैं बीजान। इस अजियतनाक जिंदगी से हम तंग आ चुके हैं। हमें हमारी माँ के पास जाना है बीजान। वो रोते हुए सर घुटनों में छुपा गई थी। फरजाना की आंखों में आंसू आए थे इसकी बेबसी देखकर। हम और नहीं सह पाएंगे। हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें हर गुजरते दिन के साथ मलाल बढ़ता जाए, हर गुजरते दिन के साथ हम मौत मांगे मगर हमें नसीब ना हो। इस अजियत भरी जिंदगी से तो मैं मौत बेहतर है ना बीजान। वो मुसलसल तड़पते हुए रो रही थी और फरजाना से चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। हम मर जाना चाहते हैं, या खुदा आज हमें मौत से आशना करा दे। अब और नहीं सह पाएंगे। ऐसा नहीं कहते बच्चे। फरजाना ने ताबीर के चेहरे पर बिखरे हुए बाल हटाते हुए शपथ से कहा, मगर वो जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फरजाना की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी। रोते हुए वो बुरी तरह खांस रही थी। बेटा पानी पी लो, मेरी बात मानो। फरजाना ने एक बार फिर पानी का ग्लास उसकी जानिब बढ़ाकर कहा, मगर वो सर को खम देती हुई इनकार कर गई थी। हमारा दम घुट रहा है बीजान। वो गर्दन को सख्ती से पकड़ते हुए खांसती हुई थी। या खुदा। फरजाना ने जल्दी से विंडो खोली ताकि ताज़ा हवा अंदर आए। वो फर्श पर गिरी बुरी तरह खांस रही थी। मैं क्या करूं खुदाया? उसके तड़पता देखकर फरजाना के पैर ठंडे पड़ गए थे। बड़े साहब। फरजाना चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागी थी, जबकि ताबीर गहरे गहरे सांस ले रही थी। मुसलसल रोने की वजह से उसका सांस बंद हो रहा था। वो जो लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। फरजाना के दरवाज़ा पीटने पर संजीदगी से उठकर दरवाज़ा खुला था। बड़े साहब, वो लड़की वो हाँफते हुए फरजाना बोल ही नहीं पा रही थी। वो फर्श पर इसे सांस नहीं लिया जा रहा है। वो उसकी आधी बात समझकर वो फौरन सर्वेंट क्वार्टर की तरफ तेजी से बढ़ा था। मैं कह रहा हूँ वो मशकूक है, दायम ने हर्ब से बहस करते हुए कहा। दोनों लाउंज से अपने कमरों की तरफ जा रहे थे जब उन्होंने मरजान को फरजाना के साथ सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाते हुए देखा। क्या हुआ होगा भाई? दायम ने हैरत से हरब की तरफ देखा, जबकि हरब की नजरें
वेटर्स पर पड़ी थी जो फूलों के गुलदस्ते के करीब खड़े कुछ करने में मसरूफ थे। क्या हो रहा है वहाँ? हर्ब ने दोनों को सख्ती से मुखातिब किया, जिस पर दोनों के चेहरों का रंग उड़ा था। वो सर ने ये फूल नए फूलों से बदलने के लिए कहा था। वो दोनों बेवक्त बोले थे, लेकिन ये तो फ्रेश है। दायम ने तफ्तीशी की। वो दोनों घबराते हुए एक जानिब दौड़े थे। मैंने कहा था ना, ये दोनों मशकूक हैं। सुबह से ये पूरे घर में घूम रहे हैं। दायम और हरब दोनों उनके पीछे दौड़े थे। इनको हरगिज मत जाने देना। हरब ने दायम को ऑर्डर दिया, जिस पर एक्चुअली हरीब है ये लिखा हुआ। हरीब ही होना चाहिए, लेकिन हरब ही लिखा जैसा है, हम उसे हरीब ही पढ़ेंगे। हरीब ने दायम को ऑर्डर दिया, जिस पर वो मुंह बसोर गया था। यानी मैं इनको छोड़ दूंगा ब्रो। दायम ने भागते हुए शोशा छोड़ा, जिस पर हरीब ने खाना खा जाने वाली नजरों से उसे देखा था। अच्छा सॉरी, चलो पकड़ते हैं। दायम तेजी से भागता हुआ एक वेटर को दबोच चुका था, जबकि दूसरा उसकी पकड़ जाने पर खुद ही रुक गया था। बड़े दिनों बाद मुर्गे मिले हैं, आज तो मस्त तेल में फ्राई करके खाऊंगा। दायम ने वेटर को गर्दन से दबोचते हुए तंज किया, जिस पर दोनों वेटर्स खौफ जर्दा होकर एक दूसरे की जानिब देख गए थे। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आया था। वो लंबे लंबे सांस लेती हुई नफरत भरी नज़रों से उसे देख गई थी। वो धीरे से चलते हुए उसके करीब बैठा था। तमाशा देखने आए हो? मर क्यों नहीं जाने देते आप सर? हमें आपकी हमदर्दी नहीं। चट आप पानी पियो। पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो सपाट लहजे में बोला, आपके हाथ से पानी पीने से अच्छा हम मर ही जाए। वह हकारियत भरी नज़रों से उसे देखकर खाली लहजे में हंसी थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पानी पियो। अब की बार वो सख्त लहजे में बोला, हमें नफरत है आपसे। वो सर जमीन पर टिकाती हुई बोली, और आपसे जुड़ी हर शय से हम बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि वो उसे ज़मीन से उठा चुका था। फरजाना ने मुंह पर हाथ रखा था और उसे उठाकर कमरे से बाहर निकल गया था। हमें नीचे नीचे उतारे। वो घबराते हुए एहतजाज कर रही थी। डैमिट भाई, रुक जाओ, इधर मत आ जाओ। हरीब, जो वेटर्स को गार्ड्स के हवाले करके मरजान से बात करने की गर्ज से उसकी तरफ बढ़ा था, दायम ने इसका कोट पकड़ते हुए धीरे से कहा था, जिस पर वो गुस्से से लाल हुआ था। बेहद बचपना था अब दायम में, जो उसे तपाया था। देखो, वह अकेली नहीं है। हरीब के कंधे से शरारत से लगाता हुआ वो शौकी से बोला था। जब हरीब भी चौंका था कि वो ताबीर को उठाने ना जाने कहाँ जा रहा था। ये कहाँ जा रहे हैं? लड़की को लिए? हरीब ने हैरानगी से पूछा था। आपको पता कर जाएं। दायम की बात पर वो इसे गर्दन से पकड़ते हुए जोरदार मुक्का उसके कमर में मार गया था। हाँ हाँ, दायम कह कहा मारते हुए हंसकर भागा था। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? हरीब ने संजीदगी से सोचा था, और कुछ सोचते हुए वो कार की चाबियां लिए इनके पीछे दबे पांव चल दिया था। तुम्हारी वजह से वो ब्लडी वेटर्स पकड़े गए। अगर वो ठीक होते तो अब तक वापस लौट आते। मतलब साफ है, वो पकड़े गए हैं। ना तो तुम वहाँ होती, ना हमें ये सब कुछ देखना पड़ता। वो फ़ोन कान से हटाते हुए मुंह का जाविया बिगाड़ गई थी। मैंने नया फ़ोन लिया है। एटलीस्ट इस पर अपनी सो कॉल्ड डांट से मेरा दिमाग खराब मत करें अंकल। वो अपना बदला लिए बगैर इस घर से नहीं जाने वाली। वो मुंह बसोड़ते हुए बोली थी। सो बी अर्ट, मगर याद रखना, इस बार मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आने वाला। तुमसे बढ़कर मुझे मेरी इज्जत, मेरी रिपुटेशन और मेरा काम अजीज़ है। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। व्हाट नॉनसेंस। वो फ़ोन रखते हुए बेड पर लेटते हुए फ़ौरन सो गई थी। आगा, मुझे जुनेरा से बहुत पसंद है। कसा बेगम ने कॉफ़ी का कप आगा साहब की तरफ बढ़ाया, जिस पर वो संजीदगी से उसे देख गए थे। आपकी बात का मकसद समझ रहा हूँ, मगर इसकी मंगनी मरजान से हो चुकी है। आगा साहब ने संजीदगी से कप लेते हुए कहा, मैं जानती हूँ शायद खुदा को यही मंजूर था, मगर मैं बचपन में ही आफरीन से जुनैरा को मांग बैठी थी। कितनी पागल थी मैं। कसा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर वो दिल में उदास थी। वो मरजान को पसंद करती है, आप जानती हैं। कॉफ़ी का सिप लेते हुए वो कसा बेगम का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले थे, मरजान वाकई बहुत समझदार और प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। वो भी बेहद खूबसूरत थी, गोरी रंगत थी, और वैसे भी आंखें बिल्कुल वैसी। मुझे आबिश का चेहरा नजर आता है मरजान में। कसा बेगम पुराने दिन याद करके अफसरदा हुई थी। जो कुछ हुआ हमें इसका बेहद अफसोस है, लेकिन मनोवर ने बच्चों को सहारा देकर बहुत नेकी का काम किया है। आप सही कह रहे हैं। कसा बेगम ने आगा साहब के हाथ पर हाथ रख के कहा, एक हफ्ते में बहुत काम करने हैं, बेहद मसरूफियात है, आप कर लेगी? आगा साहब ने बातों में दरियाफ्त करना चाहा। हमारे बच्चों की शादी है आगा, हम ज़रूर करेंगे। कसा बेगम पर जोश लहजे में बोली थी, जिस पर आगा साहब मुस्कुराए थे। छोड़िए हमें। वो मुसलसल एहतजाज कर रही थी, और वो इसे कार में बिठाते हुए सीट बेल्ट लगाकर ड्राइविंग सीट पर बैठाया था।
हटाइए इसे, कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? वो गुस्से से कहती हुई सीट बेल्ट हटाने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थी। वो कार को तेज रफ्तार में अंधेरी सड़क पर दौड़ा चुका था। कार की स्पीड देखकर ताबिर का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो घबराते हुए गड़बड़ा कर गैर शिफ्ट पर मरजान के हाथ पर अपने हाथ रख गई थी, मगर इसके ठंडे लम्स को महसूस करते हुए वो फौरन हाथ उठा चुकी थी। प्लीज़ सर, धीरे चलाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा। कार की स्पीड मुसलसल तेज हो रही थी। वो धीरे से उसकी जानिब कहते हुए बोली। वो आंखों में ढेरों संजीदगी लिए कार को तेजी से सड़क पर दौड़ा रहा था। वो सहमी हुई खुदा से कुछ ना होने की दुआएं कर रही थी। कुछ नहीं बोलूगी आज तुम, वो सब सुनोगी जो मेरे दिल में है। आज तक मैंने नहीं कहा, मगर तुम सिर्फ एक तरफा तमाशा देख कर फैसला नहीं कर सकती। बेहद बुरा हूं मैं, तुम्हारी नज़रों में राइट हूं मैं, बुरा, बेहद बुरा। कार को तेजी से ब्रेक्स लगाते हुए वो सीट बेल्ट हटाकर नीचे उतरते हुए गंभीर लहजे में बोला था। इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए वो सख्ती से इसे बाहर निकाल चुका था। वो एक वीराने में थी, दूर दूर तक आबादी नहीं थी। ताबीर सहम गई थी। वो क्यों लाया था इसे ये ऐसी जगह? सख्ती से इसका बाजू पकड़ते हुए वो इसे अपनी जानिब लेकर चल दिया था। वो घबराते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो एक पुरानी बिल्डिंग के सामने उसे लेकर रुका था, मगर सब जल चुका था। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। क्या वो एक घर था? देख रही हो, मेरी फैमिली हुआ करती थी यहाँ। मेरी फैमिली, तुम समझती हो फैमिली का मतलब? इसे कंधों से पकड़ते हुए वो बेहद करीब करते हुए दहाड़ा था। इसकी आवाज़ में अफसरदगी, दुख, शर्मिंदगी सब था। इसकी धाड़ पर ताबीर के आंखों में आंसू तैरे थे। वो लब भींचती हुई इसकी आंखों में देख गई थी। सब बर्बाद कर दिया तुम्हारे डैड ने, सब। एक 10 साल के लड़के के सामने इसके माँ बाप चलते रहे। मेरी फुप्पी जान को मेरी आंखों के सामने वो गोली मार गया था। डू यू अंडरस्टैंड? उसकी आंखों में जमी वो बर्फें आज सब पिघल गई थी। आज ताबीर ने उसे रोते हुए देखा था। कितना गम समाये बैठा था वो अपने दिल में। आखिर क्यों? क्या कसूर था मेरा? मेरा बचपन में छीन गया था इस दिन मुझसे। बात सिर्फ दौलत की थी, मांग लिया होता दे देते डैड सब। मुझसे मेरी जीने की वजह मेरी ज़ारा छीन ली तुम्हारे बाप ने। एक 4 साल की मासूम बच्ची जो गुनाहों के ढेर पाक थी, इसको मौत के घाट उतारने की कोशिश समझती हो तुम? वो सख्ती से कहते हुए इसके कंधों पे उंगलियां धंसाते चला गया। वो दर्द से आंखें बंद कर गई थी। दर्द हो रहा है? इस दर्द का क्या जो मैं पिछले 14 सालों से इस दिल में समोए बैठा हूँ? इस नफरत का क्या जो मैं तुम्हारे बाप से, तुमसे, तुम लोगों से जुड़ी एक शय से करता हूँ? यही चाहती हुई थी ना मैं तुम्हारे सामने रोकर अपने गम बयां करूँ? मुझे तकलीफ देना चाहती थी, दे चुकी हो तुम बेवकूफ़ लड़की। तुमसे नफरत करने की मैं हर कोशिश नाकाम हुई। तुम्हारी ये शक्ल याद दिलाती हो तुम उसकी। उससे धक्के देते हुए वो धाड़ा। ताबीर मुंह पर हाथ रखती हुई सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर आज वो नाकाम हो रही थी। वो क्यों रोना चाहती थी इसकी हालत पर? आज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, जाओ, चली जाओ यहाँ से। आइंदा मेरे सामने मत आना, वरना जान से मार दूंगा। इतनी तकलीफ दूंगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम्हें आज तक मैं सिर्फ मेंटली टॉर्चर करता आया था। तुम जैसी लड़की कभी अपनों के खोने का गम नहीं समझ सकती। चली जाओ यहाँ से, जस्ट आउट। वो आइंदा मेरी नज़रों के सामने मत आना। वो उसे झटकते हुए खुद से दूर कर चुका था। नहीं, वो रोती हुई इसका हाथ पकड़ गई थी। ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊंगी मरजान? हिम्मत कैसी हुई मेरा नाम लेने की? वो इसे गर्दन से दबोचते हुए कराया। हमारा क्या कसूर है? वो इसकी आंखों में देखते हुए रोकर पूछ गई थी। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इस जल्लाद की बेटी हो जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। और क्यों रहना चाहती हो तुम आज़ाद होना चाहती थी ना, फिर क्यों नहीं जा रही? प्यार करती हो मुझसे? उसके बालों में उंगलियां उलझाए वो गंभीर लहजे में बोला था। इसके तेज धड़कते दिल के साथ वो तेज होती सांसों को बखूबी महसूस कर रहा था। कुछ लोग अकेले हो जाने के खौफ से बेकदरे लोगों के साथ बंधे रहते हैं, वो धीमे से कहती हुई खुद से और इससे झूठ बोल गई थी। वो मुस्कुराया था इसके लफ्ज़ों पर। अकेली नहीं हो तुम, पूरी दुनिया है तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर दोबारा मेरे सामने भी आएगी ना, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। इसे छोड़ते हुए वो पीछे हुआ था। वो रोते हुए इसकी जानिब बढ़ी। सोचना भी मत, सड़े ओ एक खूनी की बेटी। ताबिर को अपने कदम ज़मीन पर धंसते महसूस हो रहे थे। भूल जाओ तुम्हारी ज़िंदगी के वो 3 साल जिनमें मैं था तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता था। और नहीं, चली जाओ, हम चाहते हैं आपको। वो जो जाने के लिए पीछे मुड़ा था इसके लफ्ज़ों पर थम गया था। हमें अकेला छोड़कर मत जाइए। हम कहाँ जाएंगे? अगर दोबारा ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला तो खुदा की कसम आग लगा दूंगा तुम्हें। उसके चेहरे को मुट्ठी में जकड़ते हुए वो नफरत भरी नज़रों से उसे देखकर छोड़ गया था। वो बोझल कदमों के साथ सड़क पर गिर गई थी। मत जाइए। वो मुट्ठी भींचते हुए कार के
हुड पर मार गया था। दाबी ने रोते हुए आंखें मींची थी। मेरी जिंदगी से निकल जाओ। वो नफरत से दहाड़ते हुए कार में बैठ गया और वहां से जा चुका था। सुनसान अंधेरी सड़क पर वो अकेली रह गई थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा, सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ खामोशी। वो इंतहाई थी, वो तन्हाई थी जिससे वो बेहद घबराती ही थी। एक ही पल में इसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। हल्की ठंडी हवा में उठकर सुनसान सड़क पर चल दी थी। चारों तरफ खामोशी छाई थी, मगर इसके दिल में उठते तूफान का क्या। वो बस मरना चाहती थी। वो इस सितमगर से कैसे इश्क कर बैठी थी जिसने हमेशा से गम के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो इसे छोड़ गया था। आसमान पर बादल गरजा था। वो सहमते हुए, खुद को अपने बाजू से छुपाते हुए, सर झुकाए सड़क पर सर छुपाने की जगह तलाश कर रही थी। दूर दूर तक कुछ नहीं था, सिर्फ तन्हाई के। इस बार बादल तेजी से गरजा था। वो कार को ब्रेक्स लगाते हुए रुका था। एकदम धमाका हुआ और लाइट जा चुकी थी। ताबी ने घबराते हुए इसका कोट पकड़ा था जिस पर वो संजीदगी से भीगी बिल्ली बना देख गया था। वो लब भींचता हुआ उसकी यादों को झुठला चुका था, मगर वो जानता था वो डरती है बादल की गरज से, अचानक होने वाली आहट तक से। फिर क्यों अकेला छोड़ आया था इसे। चलते हुए अंधेरे में उसके पैर को पत्थर से ठोकर लगी थी। वो मुंह के बल गिरी थी। हमें मार देंगे, हम नहीं बचेंगे सर। वो उसका कोट मुट्ठी में मजबूती से पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी। कुछ नहीं होगा, क्वाइट, रोना बंद करें। वो रोते हुए उसे कोट में सर छुपा गई थी। वो उसकी यादों को मुसलसल झटक रहा था। वो उठते हुए दोबारा सुनसान सड़क पर चल दी थी। बारिश बेहद तेजी से शुरू हो गई थी। वो घर पहुंच चुका था। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे और वो उसे सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ आया था। हरी भी सब कुछ देखकर वापस लौट आया था। वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। वो सीधा अपने कमरे की तरफ गया था। इस वक्त मरजान से कुछ कहना आग में तेल डालने के बराबर था। वो खुद को कमरे में बंद कर चुका था। अपनी खबर ना इसका पता है। ये इश्क है जो था नहीं है, और ना था है ये इश्क है। पहले जो था वो सिर्फ तुम्हारी तलाश थी, लेकिन जो तुमसे मिलकर हुआ है ये इश्क है। तशकीक है ना जंग में है माबीन अकल व दिल, बस ये यकीन है कि खुदा है ये इश्क है। बेहद खुशी है और है इंतहा सुकून। अब दर्द है न गम न गिला है ये इश्क है। क्या रमीज जाननी है तुझे असल इश्क की, जो तुझ में इस बदन के सिवा है ये इश्क है। शोहरत से तेरी खुश जो बहुत है ये है खुर्द, और ये जो तुझ में तुझसे खफा है ये इश्क है। ज़ेरे किबा जो हुस्न है वो हुस्न है खुदा, बंद कबा जो खोल रहा है ये इश्क है। अदराक की कमी है समझना इससे मर्ज, इसकी दुआ न इसकी दवा है ये इश्क है। शफाफ व साफ और लताफत में बेमिसाल, सारा वजूद आईना सा है ये इश्क है। यानी कि कुछ भी इसके सिवा सोचता नहीं। हाँ तो जनाब मसला क्या है, ये इश्क है। जो अकल से बदन को मिली थी वो थी हौस, जो रूह को जुनू से मिला है ये इश्क है। इसमें नहीं है दखल कोई खौफ व हर्ज का, इसकी जजा ना इसकी सज़ा है ये इश्क है। सजदे में है जो महू दुआ वो है बेदिली, ये जो धमाल डाल रहा है वो इश्क है। होता कुछ और तो होता अन्ना परस्त, इसकी रज़ा शिकस्त आना है ये इश्क है। शाह मरने में तामिल तुझे ही था, मैंने तो ये हमेशा कहा है ये इश्क है। फरजाना को जैसे ही मरजान को घर आने की खबर हुई वो सीधी इसके कमरे की जानिब गई। जहाँ से गुजरता हरीब इसको देख कर रुका था। इससे पहले वो दरवाजे पर दस्तक देती हरीब इसके सामने आया था। उस वक्त क्या चाहिए आपको? वह दरवाजे के सामने खड़ा होता वह बोला, मेरी बेटी। वो साहब हरीब समझ चुका था वो ठीक है। दरअसल इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए अस्पताल एडमिट करना पड़ा। कल तक वापस आ जाएगी, आप फिक्र मत करें। हरीब ने झूठा दावा किया था इसे टालने के लिए, मगर वो वहाँ अकेली, इसके पास कोई होना चाहिए था ना। मैं वहाँ जाती। नहीं, आप आराम करें, वहाँ प्रॉपर मेडिकल केयर के लिए डॉक्टर्स का पूरा स्टाफ है, आप परेशान मत हो, सब बेहतर होगा। हरीब फरजाना को वापस भेजकर अपने कमरे की जानिब जा चुका था, जबकि उसके जाते ही गार्ड ने मरजान के दरवाजे पर दस्तक दी थी। वो सख्त ठंड में शावर के नीचे दोनों मुट्ठियां भींचे दीवार पर रखते हुए आंखें मूंदे भीग रहा था। सर अर्जेंट है। गार्ड ने दोबारा दरवाजे पर नॉक किया था। वो सुर कंगार आंखों को खोल चुका था। क्या वो रो रहा था? शावर बंद करते हुए वो गुस्से की आखिरी हदों पर दरवाज़ा खोल चुका था।
गार्ड ने उसकी हालत देखी। गार्ड बुरी तरह सहम गया था। वो बहुत गलत वक्त पर आया था। बमुश्किल वो बोला था, सर 2 आदमी मेंशन में चोरी छुपे घुस आए थे। जब इनसे हरीफ सर ने सवाल करना चाहा तो उन्होंने फरार होने की कोशिश की। इनसे बहुत पूछा मगर कुछ नहीं बता रहे। कहाँ है वो? और मुझे अब बता रहे हो? वो सख्त लहजे में बोला, सॉरी सर, वो आपके रूम में है। आप घर नहीं थे इसलिए आपके आने का इंतजार कर रहे थे। फ़ोन करके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। गार्ड ने सर झुकाते हुए कहा और फिर उसके इशारे पर चला गया। कौन है जो मेरी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है? इतनी हिम्मत मेरे घर में? वो दरवाज़ा बंद करते हुए सोच गया था, हम कुछ नहीं जानते। हमें सिर्फ पूरे घर में कैमरे नस्ब करने का ऑर्डर मिला था, इसलिए हमें 10 लाख रुपए मिले थे। देने वाले का चेहरा नहीं देख पाया। दर्द से चीखते हुए वह एक ही बार में सब बोल गया था। नदीम और हरीब ने एक दूसरे को हैरत से देखा था। जो वो कितनी देर से पूछना चाह रहे थे, इसने सिर्फ 5 मिनट में सब पिघलवा लिया था। सब प्लीज़ छोड़ दें, मेरी फैमिली है। मैंने सब मजबूरी में किया, मेरे पास पैसे नहीं थे। गर्म उबलता पानी देखकर इसे ठंडे पसीने छूटे थे, जबकि दूसरा आदमी खौफ से आंखें फैला गया था। क्या किया आपने इस लड़की के साथ? वो जो संजीदगी से हाथ झाड़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, एकदम रुका था। छोड़ दिया इसे अकेले इस वक्त? बड़े साहब इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं आप? अरे उम्र ही क्या है इसकी बच्ची है और कहाँ जाएगी रात के इस पहर? फरजाना ने सर दाह भरते हुए कहा था, मेरे मामला से दूर रहो। और ये बात मुझे बार बार दोहरानी क्यों पड़ती है? उसका जिक्र सुनते ही उसका खून खौल उठा था। मुट्ठियां भींचते हुए वो करत लहजे में बोला था, जिस पर फरजाना ठिठक कर रह गई थी। माफ़ करें बड़े साहबजादे, हमें कोई हक नहीं था आपके मामले में बोलने का। अगर आप इस लड़की को निकाल ही चुके हैं तो ये मेरे पास नहीं रहना चाहिए। इसे अपने पास रख लें। मेरा काम खत्म हुआ, मैं कल ही इस घर से चली जाऊंगी। दुपट्टे की गांठ खोलते हुए वो हाथ में कुछ बारीक सी चमकती चीज़ उसकी जानिब बढ़ा चुकी थी, जिससे वो संजीदगी से देख चुका था। इसका हाथ कांपा था। वो ब्रेसलेट उठाते हुए, ये कैसे आई आपके पास? वो ब्रेसलेट लेते हुए गंभीर आवाज़ में गोया हुआ था, वो लड़की इसी की थी। वो बहुत पहले मेरे हवाले कर चुकी थी, ये कहकर कि ये इसके लिए बहुत खास है। इसे ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसका साथ दिया है, इसकी साथी है ये। मगर अफसोस है मैं इसे लौटा नहीं पाई। माफ़ करे बड़े साहबजादे। वो हाथ जोड़ती हुई वहाँ से जा चुकी थी, जबकि मरजान काज़मी को अपने पैरों से ज़मीन खींचती हुई महसूस हुई थी। वो ब्रेसलेट को मुट्ठी में भींचते हुए तेज़ी से गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ा था। वो चादर से मुंह ढकती हुई गेट से बाहर निकल आई थी। तेज तेज कदम उठाती हुई वो सुनसान सड़क पर चल रही थी। आसपास देखते हुए चादर से चेहरा छुपाए वो मशकूक लग रही थी। कहाँ मर गए आपके ड्राइवर इल्हाम अंकल? वो फ़ोन कान पर रखती हुई तिनक कर धीरे से बोली थी, गली के पास एक कार खड़ी है, चुपचाप इसमें बैठ जाओ। और तुमने मेरी बात मानकर बहुत बेहतर फैसला किया है। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो तेज़ी से चलती हुई गली तक पहुंची थी, जब कोई बाजू से पकड़ते हुए इसे सख्ती से खींच चुका था। वो इसके मुंह पर हाथ रखा था। इसका चेहरा रोड लाइट्स में देखकर इसकी रूह फना हुई थी। चटाक एक जोरदार थप्पड़ इसे इस वजूद पर दौड़ा गिरा चुका था। इस वजूद दूर गिरा चुका था। नहीं, मुझे मत मारो, वह हाथ जोड़ती हुई गिड़गिड़ाई थी। जानती हूँ मरजान काज़मी से झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है, और इतना बड़ा झूठ। वैसे बाजू से खींचते हुए दबोच गया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुमसे प्यार जस्ट शट अप। इसके कड़कदार लहजे में वो सहमी हुई थी, कांप गई थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी मगर मैं नहीं ले पाई। मेरा वहाँ आने का मकसद तुम्हारे लैपटॉप से वो ड्राइव निकालना था जिसमें तुम्हारा पर्सनल डेटा है, और जब तुम तबस्सुम को लेकर बाहर गए थे मैं तब निकाल सकती थी ना। तुम्हारा लैपटॉप ओपन पड़ा था तुम्हारे रूम में, लेकिन मैंने नहीं निकाली। मैं प्यार कर बैठी तुमसे। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। वो भराई हुई आवाज़ में सब बगैर पूछे ही बता रही थी, जबकि लफ्ज़ तबस्सुम पर इसके दिल ने एक बिट मिस की थी। हाँ वही है तबस्सुम, तुम जान गए हो ना। जब मैंने तुम्हें इस नौकरानी से ब्रेसलेट लेते हुए देखा तो मैं डर गई थी, तुम्हें सब पता चल जाएगा, इसलिए मैं भाग निकली। मुझे खौफ था तुम मुझे मार दोगे। वो घबराते हुए कहती हुई नज़रें झुका गई थी। वो ज़ारा थी। वो उसके बाजू पर गिरफ्त हल्की करते हुए सदमे और अफसोस के साथ एकदम पीछे हटा था। वो सहमी हुई भागने की कोशिश में पीछे हटी थी। वो संजीदगी से उसे देख गया था। नहीं, एक स्टेप और नहीं। वो पैंट की पॉकेट से पिस्तौल निकालती हुई इसे गन पॉइंट पर ले गई थी, जबकि वो अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला था। अभी भी वक्त है, सब भूल कर मेरे पास साथ चलो। मैं प्यार कर बैठी हूँ तुमसे। मैं कसम खाती हूँ किसी से तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। तुम कौन हो,
क्यों हो, राज रहेगा, मुझसे निकाह कर लो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। घबराते हुए एकदम पीछे हटकर वो जल्दी से बोली थी, जिस पर वो खरत नज़रों से उसे देख गया था, जो उसके लैपटॉप से उसके बारे में सब कुछ जान चुकी थी। ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। वो दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालते हुए उसकी तरफ बढ़ा था, जिस पर वह हैरान हुई थी। वो कांपते हाथों से पिस्तौल इसकी तरफ कर गई थी। टेक 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 इजी। ओफो, इसमें ना उर्दू में इस तरह लिखा रहता ना तो पढ़ने में बहुत ही हो जाते हैं। गर्ल, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, क्या हूँ? तुम जैसी नाजुक लड़की से मर जाऊंगा? क्या? हाउ स्वीट। वो तंजियाज मुस्कुराते हुए इसके इर्द गिर्द घूम रहा था, जैसे कोई अकाप अपनी शिकार पर झपटने की ताक में हो। वो सहमी हुई पिस्टल नीचे कर गई थी, क्योंकि अब वो फंस चुकी थी। क्योंकि तुम मेरे बारे में सब जान चुकी हो तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो तुम्हें गिनी चुनी सजाएं देना बाकी है। फर्स्ट, इस झूठ के लिए कि जो तुमने मुझसे बोला, और अपने बाप के प्यारे प्यारे कारनामों के लिए। इनफैक्ट बहुत मज़ा आने वाला है। वो इसके कान के करीब बोलकर इसके सर पर बम फोड़ चुका था। तुम्हारी ज़ारा को अंकल ने नहीं छोड़ेंगे और वो इसे मार देंगे। तुम क्या सोचते हो, अब तक अंकल ने इस पर नज़र नहीं रखी? तुम डैड को मार चुके हो, मगर अभी बहुत लोग हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। वो इस लड़की पर शुरू से नज़र रखे हुए हैं। जब से तुम पर अटैक हुआ है वो सब जानते हैं। तुमने अगर इसे मिलने की भी कोशिश की तो अंकल इसे फौरन मार देंगे। वो फुर्ती से इसकी गर्दन दबोचते हुए इसका बाजू मोड़ चुका था। किरिच के आवाज के साथ वो चीखी थी, अभी सिर्फ बाजू की एक हड्डी टूटी है, अगर इसे एक मामूली सी खरोच भी आई तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। वो फनकारते हुए कहकर इसे तीखी नज़रों से देखते हुए वहां से जा चुका था। वो जमीन पर बैठती हुई करहा गई थी, जबकि 3 सियाह कपड़ों में मबलूस गार्ड्स वहां नमूदार हुए थे। वो घबराते हुए उठी थी। इसे लेकर कार में बिठाते हुए वो इसके ऑर्डर पर इसे नामालूम सीक्रेट हाउस पहुंचा चुके थे। 6 दिन बाद। यार, मेरी बेटी को संभाल लोगी प्लीज, सिर्फ थोड़ी देर के लिए? मुझे अर्जेंटली गांव जाना है और इसे लेकर नहीं जा सकती। वो जो डिश वॉश करने में मसरूफ थी, पीछे मुड़ते हुए एक 5 साल बच्ची पर नजर पड़ी थी। वो बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों से उसे देख रही थी और अपनी पोनी के साथ खेल रही थी। क्यों नहीं आपा, आप इसे मेरे पास छोड़ दे, शिफ्ट के बाद हम पार्क घूमने चलेंगे। वो बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराई थी, जिस पर बच्ची इसका हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराई थी। देखो आपी को कुछ ज्यादा तंग मत करना, मैं वापसी पर तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आऊंगी। इसके सर पर बोसा देती हुई वो चादर पहनती हुई बोली थी। ओके मम्मा, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। संभाल लोगी ना? वो उसका हाथ थामते हुए पूछ गई थी, जिस पर ताबिर ने हाँ में सर हिलाकर इसे मुतमईन किया था। बहुत वक्त लगा था इसे खुद को संभालने में, लेकिन वो अब संभल गई थी। अपने माजी से निकल आई थी बेहद कोशिशों के बाद, मगर इस दुश्मनी जान को नहीं भुला पाई थी। अब भी इसकी सहर अंगेज आंखें इसके दिल व दिमाग में बसी थी। वो हाथ हिलाते हुए वहां से जा चुकी थी, जबकि बच्ची को शेल्फ पर बिठाते हुए वो दोबारा डिश धोने में मसरूफ हो गई थी। और वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करने लगी थी और वहीं पर ही रहती थी। सबा इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। अक्सर दोनों एक दूसरे की मदद किया करती थी। आज वो अपनी बेटी इसके पास छोड़ गई थी। हमें भूख लगी है, वो पेट पर हाथ रखते हुए जल्दी से बोली थी, जिस पर ताबिर ने मुस्कुराते हुए बस 1 मिनट कहकर जल्दी से डिश धोना शुरू किया था। सर, वो इसे ले गया। एक आदमी मुंह कपड़े से ढके सर झुकाए खड़ा था, जबकि उसके सामने एक शख्स सिगार पीते हुए इसकी बात पर शीशे का ग्लास उसकी तरफ फेंक गया था। ग्लास इसे सर में लगा था और सर पकड़ते हुए नीचे गिरा था। बेवकूफ़, एक काम ढंग से नहीं होता। ले गया वो शहवार की बेटी को, इस बात का डर था। वो भारी आवाज़ में फनकारते हुए बोला था, बॉस, वो लड़की एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रही है और मरजान काजमी का कुछ पता नहीं। वो पिछले 6 दिनों से इसके पास आस पास नहीं भटका। शायद इसे भनक होगा यहाँ, लेकिन भड़क लिखा है। भनक लग गई है। हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। एक गार्ड ने आकर इसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। और एफ के इंडस्ट्री के साथ डील का क्या हुआ है? वो राज़ी हुए? वो सिगार पीते हुए बोला। जी बॉस, वो राज़ी हो गए हैं। मीटिंग के लिए पुरानी फैक्ट्री में मिलने पर इत्तेफाक राय हुआ है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। वो इस बेवकूफ़ को ले जाओ और इसकी मरहम पट्टी करा दो, वरना मर जाएगा बिलक बिलक कर। जी बॉस। वो नीचे पड़े आदमी को लेकर कमरे से जा चुका था। इसके जाते ही कमरे की लाइट्स रोशन हुई थी। सबसे टॉप सीरियल किलर को रिपोर्ट करो और इसे कहो कि अलहम दुर्रानी मिलना चाहता है इससे। वो फ़ोन पर किसी को ऑर्डर देते हुए बोला था। काजमी मेंशन।
ठीक से करो, ये क्या थर्ड क्लास फूल लगा रहे हो? मना किया था ना, गेंदे के फूलों की डेकोरेशन नहीं होगी। और ब्लू लाइटिंग मेहंदी के फंक्शन पर दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कशमाला बेगम डेकोरेटर पर हाथ झाड़ रही थी और वो सर झुकाए बस सुन रहे थे। सब जल्दी से फिक्स करो, मेहमानों के आने से पहले सारा काम ठीक से हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारा धंधा बंद करवा दूंगी, रॉब से कहती हुई वो गार्डन की तरफ बढ़ी थी जहां मेन स्टेज पर और कारपेट बिछाए जा रहे थे। इसके जाते ही सब जल्दी से काम में जुट गए थे। पूरे मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। आज अलीज़े और जुनैरा दोनों की मेहंदी का फंक्शन एक साथ होना था। ये पीले पर्दे वहां लगाओ और वाइट वाले मेन इंटीरियर्स पर लगाओ और दरख्तों पर वाइट लाइटिंग लगाना, नदीम डेकोरेटर को समझा रहा था। बड़ा ही कोई मसरूफ किस्म का आदमी है, साले ने आंखें घुमाते हुए उसकी जानिब देखकर कहा था। वो खुद पर किसी की नज़र महसूस करते हुए पीछे मुड़ा था। वाइट कॉटन के शलवार कमीज सूट में कंधों पर ब्लैक शॉल डाले वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। साले ने बेगैर आंखें झपकाए उसे देखा और फौरन नजरें चुराते हुए वापस काम में मसरूफ हो गया था। अब देखती हूँ कैसे बात नहीं करते। वो शूज़ की स्ट्रिप जानबूझकर तोड़ चुकी थी। सुनो, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। शरारत सूझते ही वो उठकर इसके पास आकर रुकी थी। वो संजीदगी से पीछे मुड़ा था। वो मेरे शूज़ की स्ट्रिप टूट गई है, वो जल्दी से बड़बड़ाई थी, जिस पर वो सर्द नज़रों से उसके पैर को देख गया था। तो आप किसी और से भी मदद ले सकती हैं मैम, वो नज़रें झुकाए ही बोला था। मुझे मैम मत कहा करो, बहुत अजीब लगता है। और वो स्ट्रिप ही तो तुम जोड़ दोगे ना, वो शरारत से बोली थी। वो मुस्कुराई थी जिस पर वो स्ट्रिप जोड़ने की गर्ज से संजीदगी से नीचे झुका था। वो मुस्कुराई थी, बहुत कैरिंग था वो इसलिए वो बार बार इससे बात करना चाहती थी, बहानों से ही सही। आप बैठ जाइए, सर उठाए हुए वो इसकी जानिब देख कर बोला था। साले मुस्कुराते हुए चेयर खींचकर बैठ गई थी। काशमाला बेगम की नज़र इन दोनों पर पड़ी थी। साले मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी और वो संजीदगी से स्ट्रिप जोड़ने में मसरूफ था। वो मुस्कुराते हुए इन दोनों के पास आई थी। साले, मेरा बच्चा क्या हो रहा है यहाँ? वो लहजे में शेरनी घोलते हुए बोली थी, जबकि नदीम संजीदगी से सर उठाता इन्हें देखकर सर झुकाते हुए साले ने घबरा कर नदीम को देखा था। बेटा, यहाँ नौकरों में क्या कर रही हो तुम? जाओ अंदर और अपनी भाभी को तैयार करने में मदद करो। वह नदीम को देखकर तंज से बोली थी। और तुम जाकर काम करो। नदीम सर झुकाते हुए वहां से जा चुका था। साले ने अफसरदगी से उसे जाते देखा था। बेटा, अपने स्टैंडर्ड के लोगों में रहा करो, समझ रही हो? काशमाला बेगम ने मीठे लहजे में कहा। साले सर को हाँ में हिलाती हुई गोल्डन भारी लहंगा संभालते हुए मेंशन के अंदर जा चुकी थी। नदीम ने सब बखूबी सुना था, मगर वो कुछ नहीं बोला था। हरीब मरजान का मेहंदी का ड्रेस लेकर इसके कमरे की तरफ बढ़ा था। धीरे से दरवाज़ा खोलते हुए वह अंदर आया था। खुमार आलूद आंखों से वो सर उठाते हुए इसे देखकर दोबारा कशन पर सर रख गया था। भाई, ये क्या? आज आपकी मेहंदी का फंक्शन है और आप अभी तक सो रहे हैं? हरीब हैरानगी से पूछ गया था। अपनी बकवास बंद करो, वो संजीदगी से कहते हुए आंखें मूंद गया था। ये क्या है? आपने शराब भी पी है भाई? वो बेड के करीब पड़ी वाइन की खाली बोतलों का ढेर देखकर चौंका था। वो सुर्ख आंखों से इसे बदमजा होकर देख गया था। ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई? पर एक कमरे की बिखरी हालत पर जब हरीब की नज़र पड़ी तो वो मजीद हैरान हुआ था। वो आंखें दोबारा मूंदते हुए सो गया था। क्या हुआ है भाई? वो धीरे से उसके पास बैठते हुए पूछ रहा था। वो आंखें मूंदे बस करवट बदल गया था। अगर इतनी ही खास है तो वापस क्यों नहीं ले आते? खुद को तकलीफ देकर किसी कैसे बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं आप भाई? हरीब की बात पर वो सुर कंगार आंखों से उसे देख चुका था। माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपकी हिफाजत मेरी पहली जिम्मेदारी है। इसीलिए जब कल आप अकेले घर से गए थे, कल रात मैंने आपका पीछा किया और सब देख लिया और सुन लिया। वो उसके गिरबान पकड़ चुका था। आप मोहब्बत कर बैठे हैं उससे भाई? हरीब ने लब भींचते हुए सच कहा था। वो इसका गिरबान छोड़ता हुआ पेशानी पर बिखरे बालों में हाथ फेरते हुए एक जानिब से देख गया था। हरीब ने उसके हाथ में वही सुर्ख दुपट्टा देखकर उसकी जानिब देखा जो पूरी रात इसने सीने से लगाए सो रहा था। वो संजीदगी से कुछ सोच रहा था। ये सब आपके फैसले पर है। अगर वो इतनी खास है तो जाइए, इस पल इसे लेकर आइए। वो कहते हुए इसका ड्रेस उसके पास रखते हुए उठकर चला गया था। वो सपाट नज़रों से अपनी मेहंदी के सूट को देख गया था। आफरीन, कहाँ हो तुम? होती हो, आजकल तुम्हें तो बाहर होना चाहिए। तुम अंदर? तुम रो रही हो क्या?
कज़ा बेगम कमरे में दाखिल हुई। जब उन्होंने जल्दी से आफरीन बेगम को चेहरा साफ करते देखा, वो गम छुपाने के लिए मुस्कुरा दी। आफरीन, तुम रो रही थी? आखिर हुआ क्या है? इस घर में कितना कुछ बदल गया है। कज़ा बेगम की बात पर वो सर दहाड़ भरकर रह गई। तुम अच्छे से जानती हो कज़ा, मरजान ज़ारा से बचपन से मोहब्बत करता था और अब मेरी ही बेटी की जिद पर शायद वो मजबूरी में ये शादी कर रहा है। और मुनव्वर साहब ने एक बार भी नहीं पूछा मुझसे कि मैं क्या चाहती हूँ। आखिर वो मेरी बच्ची है। कसा, क्या मेरा हक नहीं? आफरीन बेगम रोते हुए बोली थी। कसा बेगम ने आफरीन बेगम के कंधे पर हाथ रखते हुए इन्हें दिलासा दिया। मैं जानती हूँ काशमाला के आने के बाद घर के हालात कदरे संजीदा हो गए हैं। मुनव्वर तुम्हें वो मुकाम नहीं देता। तुम क्यों नहीं बोलती अपने हक में आफरीन? आखिर वो तुम्हारी औलाद है। तुम काशमाला को अच्छे से जानती हो, फिर भी इसे अपनी औलाद को कंट्रोल कैसे करने दे सकती हो? वादा करो मुझसे, आज मुनव्वर साहब से इस बारे में बात करोगी? आफरीन बेगम नजरें झुका गई थी। वो हरगिज मुनव्वर साहब के सामने नहीं बोल सकती थी और इनकी चुप्पी का कोई फायदा पिछले कई सालों से काशमाला बेगम उठा रही थी। क्या इसने तुमसे इस बारे में बात की? मुनव्वर साहब ने काशमाला बेगम की जानिब देखते हुए पूछा, जो मिरर में देखकर कान में झुमके डाल रही थी। नहीं मुनव्वर, इसने तो अभी तक कुछ नहीं कहा और मैं हैरान हूँ। अपने बाप से जुड़ी बातें जानने में कोई जल्दी नहीं दिखा रहा और तो और ये शादी भी कर रहा है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है मुनव्वर। काशमाला बेगम चालाकी से बोली थी। हो सकता है इसे सिर्फ बिजनेस और प्रॉपर्टी में दिलचस्पी हो। मुनव्वर ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, नहीं मुनव्वर, कुछ और है जो वो छुपा रहा है और हमको कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि वो हमसे 4 कदम आगे रहता है। एक भी और स्टेप और हमारे सारे राज खुल जाएंगे। इसके बाद वो हमें धक्के मारकर इस घर से रफा दफा करेगा। वो हाथ हिलाते हुए मुंह बसोरते हुए बोली, जिस पर मुनव्वर साहब सर खुजा कर रह गए थे। बॉस, अल्हम दुरानी आया है। मुंह मार्ग से ढांपते हुए एक गार्ड उसके कमरे तक ले जाकर ओफो इसे कमरे तक ले जाकर दरवाजा बंद करते हुए बोला था। वो कुर्सी की पुश से सर टिकाए अंधेरे में टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। इसकी शख्सियत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। इस लड़की को मारना है डेमन, आज ही। वो एक फोटो टेबल पर डालते हुए हकारत से बोला, जिस पर वो कुर्सी घुमाते हुए टेबल से फोटो उठा गया था। इतनी छोटी। वो इसकी मासूमियत देखते हुए सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ बाहरी गंभीर आवाज में बोला था, मासूमियत पर मत जाओ, सिर्फ अपना काम करो। जितनी रकम चाहिए मिल जाएगी, मगर पुलिस को भड़क, यहाँ पे भनक को ना भड़क लिखा हुआ है, भनक भी नहीं मांग लगनी चाहिए कि ये मर्डर है। अल्हम्दुरानी खबासत से बोला था। 40। वो सिगरेट का कश लगाते हुए मुस्कुरा कर बोला था। 40 लाख एक लड़की के लिए? अल्हम्दुरानी चौंका था। ये मत भूलो तुम एक मासूम जी रूह का मरवा रहे हो और मैं लड़कियों को नहीं मारता। और अगर डील फिक्स नहीं हो तो मैं तुम्हारा नाम इस फोटो समेत पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। वो सर्द लहजे में बोला था। अल्हम्दुरानी के पसीने छूटे थे। ठीक है, मेरी बला से जो करना है करो। इसके टुकड़े करके कहीं भी फेंक दो, बस पता नहीं चलना चाहिए कि ये इंसान है और कत्ल हुआ है। दुनिया के बेहतरीन सीरियल किलर हो, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और ये रहा कैश। ब्रीफ केस उसके सामने खोलते हुए वो खपासत से बोला था। वो गार्ड को इशारा कर चुका था, जो जल्दी से पैसे गिनते हुए हाँ में सर हिला गया था। हो जाएगा, वो इसे मुतमईन कर चुका था। वो लड़की इस वक्त वंडरलैंड रेस्टोरेंट में है। मेरे आदमियों की इस पर नज़र है। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इसे उठाओ वहाँ से, फिर उसके साथ जो भी करो, मगर इसे मार देना। अल्हम्दुरानी कहकर गार्ड के साथ बाहर निकल गया। वो सिगरेट होठों में दबाता हुआ तस्वीर में मौजूद इस नाजुक जान का तायराना जायजा ले चुका था। हाय, आज तो भाई फ्लैट होने वाले हैं शायद। मारिया ने हमेशा की तरह खुशामदीद की थी, जिस पर जुनैरा खिल उठी थी। वो पीले रंग की हैवी लहंगे में बालों को रोल लिए हुए, स्मोकी आईज मेकअप में के साथ रेड लिपस्टिक लगाए हुए, फ्लावर्स ज्वेलरी पहने हुए थी। एक्चुअली होना चाहिए था फ्लावर्स होना चाहिए था। फ्लावर्स ज्वेलरी पहने हुए थी। फ्लैट हो जाएगा ना पक्का? एक बार फिर खुद को मिरर में देखते हुए वो शक कर गई थी। अरे झल्ली, बिल्कुल नहीं होंगे। फ्लैट हम सब जानते हैं, वो तुमसे ज्यादा हैंडसम, डैशिंग, हॉट। जुनैरा ने गुस्से से कशन मारिया के मुंह पर मारा। उसकी लिपस्टिक फैल गई थी। निकम्मी, मेरा मेकअप खराब कर दिया। हैंड मिरर से टिश्यू से फैली लिपस्टिक साफ करती हुई वो गफी से बोली थी, आइंदा अगर मेरे मरजान के बारे में ऐसी थर्ड क्लास लैंग्वेज इस्तेमाल की तो तुम्हारा मुंह तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगी। जुनैरा मुंह फुलाती हुई बोली थी। ही हाय, जल गई तो मैं। मारिया ने मुंह बसोर कर अलीजे हाथों में चूड़ियां डालते हुए उठी ही थी जब सामने खड़े दायम को देखकर डर गई थी। जान चली जाती मेरी डर से।
कब से खड़े हैं आप यहाँ? अलीज़ा ने आंखें फैलाकर इससे पूछा, जो पीले कलर के जामावार सूट पर कोट पहने हुए था, जिस पर गोल्डन तले का काम किया गया था। इंतहा का हैंडसम लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए से सर तपाव देख गया था। वो पीले हैवी शरारे पर ग्रीन चोली पहने हुए थी। कंधे पर नफासत से सेट की गई येलो चुनरी, लंबे बालों को खुले हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। हेलो, वो इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर बोला था। वो आंखें चपकती हुई शर्म से मुंह फेर गई थी। आप प्लीज जाइए इधर से, क्यों आत्मा बनकर भटकते रहते हैं? वो उसका दिल जला गई थी। मैं सिर्फ आपको ये पहनाने आया था, मगर जब आपको परवाह ही नहीं तो आप खुद पहन लीजिएगा। वो नाराजगी से उसके हाथ में फूलों के गजरे देता हुआ जाने लगा जब अलीज़ा ने उसका हाथ थामा। सॉरी, वो धीरे से कहते हुए इसे पीछे से गले लगा गई थी। पागल लड़की। वो उसका हाथ सीने पर रखते हुए नरमी से बोला, जिस पर वो खुलकर मुस्कुरा।